बाजार के हिचकोले। दरअसल ये नाम जो है ना बहुत कुछ कह रहा है, और इसलिए क्योंकि जैसे ही लगता है कि बाजार अब ठहरने वाला है, बाजार में रौनक लौटने वाली है, ये कॉन्फिडेंस जैसे ही आता है ना, अचानक से फिर से गिरावट शुरू हो जाती है। अब ये कुछ एक दिन की बात कह लें या फिर कुछ एक घंटे की बात कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत भी कुछ वैसे ही हुई है, इसीलिए जानबूझ के नाम सोचा गया है। अब ये नाम जो है, जो इन्वेस्टर है उनको बड़ा कंफ्यूज करता है कि आखिर कैसे आगे हम पैसा लगाएं, बाजार पर भरोसा बनाएं। तो ये एक चीज़ रहती है जो पिछले कई दिनों चला आ रहा है, और अक्सर होता है कि बाजार में कोई एक फैक्टर होता है जो एक समय में हावी होता है, किसी दिन कोई और फैक्टर हावी होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एक ही फैक्टर बहुत दिन से हावी चला आ रहा है, वो है ट्रम्प फैक्टर, जो आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई है, जो थोड़ा सा खुश होने वाली बात है, कि आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट आए हैं, कुछ अच्छे संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? हालांकि बजट भी आने वाला है, देखने से लग नहीं रहा है कि बजट की कोई हलचल बाजार में बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो इन सब के बीच में आज का शो इन्हीं सारे मुद्दों पर फोकस होगा कि इन सारे पहलुओं को देखते हुए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे शो में इस बार जुड़ रहे हैं कई सारे विशेष मेहमान हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में गौरांग शाह साहब भी जुड़ेंगे। रोहा एसेट मैनेजर के हेड इक्विटी दलजीत सिंह कोहली साहब हैं। कैपगुरु कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर एंड सीईओ अरुण मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कुछ ही देर में गौरांग साहब भी जुड़ेंगे तो उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत में इस बार सुनील सुब्रमण्यम साहब से करना चाहूँगा। सुनील जी, ये जो बाजार के हिचकोले हैं, इस हिचकोले में एक तिनके का सहारा आपका आईटी सेक्टर दिख रहा है। जो रिजल्ट आए हैं और ख़ास तौर से कुछ एक कंपनियों को जो गाइडेंस आई है, क्या माना जाए कि अब यहाँ से रिवर्सल की तैयारी है? बिल्कुल, मैं तो कुछ महीनों से ये कह रहा हूँ कि रिवर्सल होगी, और कारण इसका मैं बता रहा था कि एक चीज देखिए, ये ब्लैंकेट हम आईटी कंपनी को कहना कि ये पुराने जमाने की आईटी है, ये एआई जमाने के लिए तैयार नहीं है, ये हाथी की तरह है, जल्दी मोड़ नहीं पाएंगे, ये सब मेरे मन में ज्यादातर गलत था, क्योंकि इनकी कैश बैलेंसेस है और ये कटिंग एज कंपनीज के साथ डील कर रही है। मानते हैं कि वक्त लगता है बदलने में, जब आपके पास लाख 10 लाख का वर्कफोर्स हो और उनको रीडिफाइन करे। मगर टीसीएस की ले ऑफ जो हुई थी 12,000 लोगों की, तब मार्केट ने उसे नेगेटिव लिया था। मैंने उसको पॉजिटिव बताया था तब भी, क्योंकि ये अपने जो पुराने जमाने के वर्कर्स है, मिडिल एज्ड और मिडिल सीनियरिटी में, उनको घर भेजकर नए जो एआई रेडी के लिए यंग ब्रेन्स है उनको हायर करें, क्योंकि पैरेलली हायरिंग भी अच्छा चल रहा था। नंबर वन। नंबर टू, आपने देखा कि कई सारे, और खाली लार्ज कैप आईटी की नहीं बात कर रहा हूं, मिड कैप आईटी ने भी एआई रिलेटेड उन्होंने मर्जर्स और एक्विजिशंस कंपनी को खरीदे हैं, और लार्ज ने ज्यादातर निवेश भी टाइप्स के जरिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। तीसरी बात है कि अमेरिका की जो चीज है कि इतने बैड एक्सपेक्टेशन के बावजूद अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग मजबूत आ रही है, और उस डिस्पाइट टैरिफ का इम्प्लीकेशन, ये वो जो भी कहा जा रहा है, नंबर्स अभी भी अच्छे आ रहे हैं। तो नेचुरली अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, तो आईटी का डिमांड भी अच्छी होगी। और जैसे गाइडेंस में बता रहे हैं, उनको बड़े बड़े डील्स अभी विन कर रहे हैं, खास करके एआई के स्पेसेस में। तो ये इंडियन आईटी कंपनीज अपनी क्षमता दिखा रही है, और आने वाले दिन में जैसे खबर आती है कि यूएस की भी ठीक ठाक है, और अगर ट्रेड डील का साइनिंग जो आईटी से संबंधित नहीं है वो, मगर एफआईएस की वापसी से उसका संबंध है, और जैसे ही ट्रेड डील कभी ना कभी साइन होती है तो एफआईएस की वापसी आएगी, तो आईटी का बाइंग एफआईएस प्रेफर करते हैं। और क्या है उसके दो कारण। एक है कि उनके आईटी के जो बायर्स है, चाहे वो यूरोप में हो या यूएस में हो, वो उनमें निवेश करते हैं, उनकी जानकारी है। तो एक डबल चेक ऑन ये इनकी गाइडेंस जो कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े कंपनी हमारे पास डील करें, उसको डबल चेक और फैक्ट चेक कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू, एक डिप्रिशिएटिंग रुपी की सिनेरियो में उनको आईटी में निवेश करके उनको हेज बनता है। नहीं तो वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में निवेश करके ऑलवेज एक करेंसी डिप्रिसिएशन का डर रखता है। मगर जब करेंसी डिप्रिसिएशन तो आईटी की अर्निंग्स में वो पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, तो नेचुरली उनके लिए एक नेचुरल हेज बनता है आईटी सेक्टर। तो एफआई की वापसी जब होगी, अब तक हुआ नहीं है, मानते हैं कि अभी भी वो बिकवाली कर रहे हैं, मगर एक दिन होगी ना, तब आईटी में उनकी खरीदारी बढ़ेगी। तो नेचुरली ये आईटी सेक्टर के मार्केट की आउटलुक से
मेरा मानना है कि लास्ट ईयर का अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, उसमें एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बना है, ताकि अब की जो गाइडेंस में थोड़ी भी अपटिक दिख रही है, तो रुझान वापस आ जाएगी उस सेक्टर में। तो ये एक रुझान उस तरफ जा रही है। आपने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अरुण मल्होत्रा साहब, आपकी राय इस पे जानना चाहूँगा। एक कि जो गाइडेंस आए हैं वो एक अच्छे संकेत दे रहे हैं, और दूसरा कि ट्रेड डील हो या फिर दूसरे ऐसे जो पॉजिटिव संकेत आएंगे जो एफआईज को जब लाने की बात करेंगे, तो वहाँ पे एफआईज आईटी कंपनियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर होते हैं वो आईटी कंपनी से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर आता है। तो ये लॉजिक आपको कितना लगता है कि आईटी सेक्टर को मूव करने में अहम भूमिका निभाएगा? आई थिंक मैं कुछ चीजों से सहमत हूँ जो सुनील जी ने कहा। अगर आप देखें सबको अभी आईटी कुछ स्टॉक्स ऊपर क्यों थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी। अगर आप आज भी देखें तो गाइडेंस 3-3.5% के बीच में है। मेरे ख्याल से कोग्निजेंट की सबसे ज्यादा है 5.5-6%। तो 4-5% ग्रोथ के लिए हम क्या पे कर रहे हैं, 20-21 टाइम 25 टाइम मल्टीपल। तो क्या ये ग्रोथ वर्सेस जो वैल्यूएशन है, क्या ये ठीक है? मुझे लगता है अगर आप इंडियन कंपनी में ढूंढेंगे तो आपको काफी मिड कैप आईटी काफी हायर ग्रोथ पे दिख जाएगी। तो मेरा जो रुझाव होगा वो मिड कैप आईटी की तरफ होगा। आईटी कंपनीज की कमेंट्री डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि एक रीजन ये, जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस लो थी। तो मार्जिन में आपकी करेंसी ने हेल्प किया है, तभी आपको मार्जिन स्टेबल दिख रही है। अदरवाइज मार्जिन प्रेशर अक्रॉस ऑल आईटी कंपनीज है। ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है। यूएस में अभी भी अनसर्टेनिटी है, विच इज द मेजर ड्राइवर ऑफ फॉर आईटी सर्विसेज कंपनी। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर आईटी खेलना है, करेंसी इज अ बिग बूस्टर, बट आपको मिड कैप आईटीज में लेना चाहिए जहां ग्रोथ आपको ज्यादा मिलेगी। दरअसल मिड कैप आईटी को लेकर के अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं, जो आपने कहा भी कि वहाँ पे जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, वो लोग एआई को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक मैं काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, गौरांग शाह साहब भी जुड़े गए हैं। गौरांग शाह साहब, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आईटी कंपनियों को जो शुरुआती नतीजे आए हैं वो कितने उत्साहजनक हैं, क्या आईटी सेक्टर को वापस से पटरी पर लाने के लिए कामयाब होंगे क्या? तो अलग अलग राय निकल कर आई। तो मेरा सवाल ये है आपसे गौरांग शाह साहब कि हम लोग जो मिड आईटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब बड़ी कंपनियां, बड़े इन्वेस्टर जब आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ी कंपनियों में ज़्यादा होता है। तो हम मिड कैप आईटी की बात करें या फिर लार्ज कैप आईटी जो कंपनियां हैं, वो अब यहाँ से बेहतर संकेत दे रहे हैं जो शुरुआती नतीजे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं कि थोड़ा विलंब से हम जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। एक सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय है हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो संभव होता है कि उनका निवेश हो सकता है। तो लक्ष्मण जी देखिए, आईटी क्षेत्र को लेकर के जब परिस्थिति नकारात्मक भी थी, जब लोग आपको पिछले 2-3 तिमाहियों से, खास करके ये जो पिछले साल टैरिफ लगाया गया, तब से जो लोग दूर रहने की राय दे रहे थे आईटी क्षेत्र से, हमने हमारा विश्वास और भरोसा कायम रखा और वो और भी मजबूत हुआ। जिस प्रकार से दूसरी तिमाही के नतीजे आए, जिस प्रकार से ये तीसरी तिमाही के नतीजे हम देख रहे, और खास करके तीसरी तिमाही के पश्चात कुछ कंपनियों ने, मैनेजमेंट ने जिस प्रकार से कारोबार को लेकर के टिप्पणियां करी है, मेरा मानना है कि अब शायद जो हमारी सोच और विचारधारा थी वो शायद सही और दिशा और दशा में थी। मैं ये नहीं कहता कि आपको चौथी तिमाही से या फिर पहले तिमाही के नतीजे नए वित्तीय वर्ष में आपको ये परिवर्तन आता दिखेगा, इसके लिए समय लगेगा। और हमने एक बात हमेशा की है कि आप जब आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 1.5-2 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो परिवर्तन हो रहा है डेटा सेंटर्स, एआई वगैरह वगैरह को लेकर के, इसको समय लगेगा आंकड़ों में दर्शाते हुए, और फिर उसका रुझान शेयर के दाम में। मैं ये मानता हूं कि आपको कहीं एक जगह पर नहीं देख करके चलना चाहिए आईटी क्षेत्र में। हमारी पसंद की तीनों तरफ है, छोटी, मझौली और दिग्गज आईटी कंपनियों में, और एक मिश्रण लेकर के चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपका एक सक्षम पोर्टफोलियो बन सकता है। लेबर कोड कॉस्ट को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति है लक्ष्मण जी,
लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो बड़ा बोझ है उसका, वो इसी तिमाही में काफी सारी कंपनियां उसको ले रही हैं, ताकि चौथे तिमाही में और अगले वित्तीय वर्ष में इसका इतना बड़ा नकारात्मक रुझान न हो। थोड़ी बहुत झलक दिख सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाइपलाइन डील की दुरुस्त है, और एआई को लेकर के जिस प्रकार से कुछ कंपनियों ने अधिग्रहण किया है, मेरे ख्याल से ये जो एक एक कदम आगे रख रही है आईटी क्षेत्र की कंपनियां एआई को लेकर के, ये बहुत सुलझी हुई रणनीति लगती है। तो हमें तो छोटी मझौली और दिग्गज सब पसंद आता है। खाली एक ही नम्र विनंती होगी कि आप कम से कम 1.5-2 साल का समय दीजिए आईटी क्षेत्र। 1.5-2 साल का समय यहाँ पे दीजिए। दलजीत सिंह कोहली साहब, आईटी कंपनियों के जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसके हिसाब से देखा जाए, और जो अभी उनके शेयर प्राइस हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो आप क्या सलाह देते हैं अपने क्लाइंट को? तो लक्ष्मण जी, अगर हम लार्ज कैप आईटी में देखें तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गए। तो नॉर्मली ये जो अगर इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह 20-22 टाइम के मल्टीपल पे जब भी मिलते हैं, तो ऐसा हिस्टोरिकल हमने देखा है कि वहां पे खरीदने में आपको बहुत कम लॉस होने का स्कोप है। तो पोटेंशियल आपको वहां से प्रॉफिट बनाने का ही रहता है। तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है कि उनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, बट ग्रोथ अभी भी एल्यूसिव है। अगर आप देखें जो आज इतना 5% चल गया स्टॉक, बिकॉज वो स्टिल 3% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें इंडिया में इतनी सारी ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे सेक्टर्स ऑलरेडी हैं जहां हम 15-20% ग्रोथ वाली चीजें ढूंढ सकते हैं, तो फिर हमें 3% वाली ग्रोथ में क्यों रहना है? अनलेस कि आपका फंड का मैंडेट ये है कि मुझे आईटी थीम में रहना है, या फिर आपके पास जो बहुत बड़ा फंड है जिसको आपको हर जगह एलोकेट करना है। तो अगर वैसी स्थिति नहीं है तो आई थिंक रिलेटिव सेक्टर्स बहुत सारे अच्छे हैं जहाँ बहुत बड़ी ग्रोथ भी है। तो ये बहुत म्यूटेड सा ग्रोथ सेक्टर अभी भी है। जो ये चेंजेस हो रहे हैं उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, कब कौन कंपनी बेनिफिट लेगी। हमने अपने एज ए डिस्क्लोजर अपने फंड में एक मिड कैप आईटी जिन्होंने अभी एआई का कुछ अधिग्रहण किया है, उनको अपने फंड में बहुत छोटी पोजीशन के साथ शामिल किया है, टू ट्रैक कि भाई वो किस तरीके से एआई को प्ले करेंगे और किस तरीके से आगे ग्रोथ होगी। बट हमारे हिसाब से अभी भी हमारे को और बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसलिए आईटी पे हमारा म्यूटेड लिमिटेड व्यू। सुनील साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे दलजीत सर ने उठाया कि यहाँ से नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन जो ग्रोथ आउटलुक दे रहे हैं उसमें हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर रिटर्न मिलेगी, इसकी संभावना कम है। या फिर कहें कि दूसरे सेक्टर ऐसे हैं जो इनसे बेहतर रिटर्न देने के लिए ज़्यादा तैयार बैठे हुए हैं, तो फिर हम क्यों यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाएं? एक तो आम निवेशक के सवाल पूछेगा। ये तो प्राइस और वैल्यू की इंटरप्ले है। देखिए क्या होता है कि पी का एक्सपेंशन आपके अर्निंग्स की ग्रोथ की नहीं होने पर भी पी का एक्सपेंशन आपको वेल्थ क्रिएट करता है, और ये हमने बार बार देखा है। और ऐसी नहीं कि आईटी कंपनीज कभी भी 20-25% पे बढ़ी है, उनका कभी भी एक हाई सिंगल डिजिट, लो सिंगल डिजिट, कभी कभी मिड कैप आईटीज की लो डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है। तो आईटी ऐसा ग्रोथ प्ले ऑलवेज एक लिमिटेड बैंड में ही करती है, वहां पे 30-40% ग्रोथ की कंपनी के साथ कंपेयर करना उचित नहीं होगा। सेकेंड चीज है कि ये सर्टेनिटी कि ये ग्रोथ हर साल हर क्वार्टर में उसी लवली रेंज में रहेगी, वेरस जो 20-30% की बात हो रही है ये ज्यादातर सिक्लिकल सेक्टर्स में है, जो अभी 20-30 दे सकते हैं मगर 1.5 साल के बाद वो एकदम घट के भी जा सकते हैं। सिक्लिकलिटी का वही काम है, मगर आईटी कंपनी सिक्लिकल नहीं होती है। तो जब आप वो उसका एक प्रीमियम बनता है मार्केट में कि एक कंपनी जो है उसकी कंसिस्टेंट यही रेट पे, भले ही वो रेट छोटा हो कंपेयर टू जो डोमेस्टिक ग्रोथ की कंपनीज है, मगर वो कंसिस्टेंसी के लिए एक प्रीमियम मार्केट में दिया जाता है। थर्ड चीज है कि अब इंडियन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, मगर इंडियन स्टॉक्स की दाम फॉरेनर्स तय कर रहे हैं ना। तो फॉरेनर्स जब देखते हैं कि एक इंडियन कंपनी की ग्रोथ 3 से 5%, उनको यूरोप में सभी बड़ी दिग्गज कंपनी आधा या 1% में बढ़ रही है, तो उनके लिए 3-3.5 बहुत अच्छा ग्रोथ है, कंसिस्टेंट है।
और रुपी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट भी है। तो जब एफआईएस घुसेंगे और ये प्राइसेस बढ़ेगी तो फायदा इंडियन इन्वेस्टर्स को ही मिलता है। तो ये खाली इंडियन इन्वेस्टर्स को इंडियन आउटलुक से ही नहीं देखने का कि कौन आके इसको खरीदने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने पहले भी आंसर में कहा था, एफआईएस की वापसी इसके लिए बहुत बड़ी एक अपटिक दे सकती है, और एज एन इंडियन निवेशक आप उसको एंटिसिपेट करते हुए निवेश करेंगे तो आपको फायदा बन सकता है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन में कुछ ऐसी स्टॉक्स होनी चाहिए जहां पे कंसिस्टेंट मगर लो ग्रोथ है, मगर कंसिस्टेंट है, और जिसका रुपी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट है, वो एक हिस्सा आईटी के लिए उसके कारण ही बनता है। ऐसा नहीं कि 100% पोर्टफोलियो में आईटी में जाने के लिए सलाह दे रहा हूं ना। आप उस ग्रोथ कंपनी को भी चुनिए, मगर इसका भी एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एफआईएस की वापसी में इनको भलाई होगी। हाँ, इसमें एक सवाल और सुनील जी पूछूं, इसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा कि मैं अब अलग अलग हम लोग खबरें सुन रहे हैं कि सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, कई देशों के साथ हो चुका है, जो डेवलप कंट्रीज हैं 7 देशों के साथ हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ होना है। अब इन सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक जो कॉमन चीज़ दिख रही है वो ये है कि सर्विसेज को लेकर के बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन सामने वाली कंट्री दे रही है। हमारे लोग वहाँ जाएंगे, उनका कोटा बढ़ रहा है, कुछ महीनों में वीज़ा रूल रिलैक्स किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या आईटी कंपनी को बेनिफिट नहीं करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल करेगी ना। मगर क्या है कि आप देखिए कि यूरोप जॉइन भी है, तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो यूएस से हो या यूरोप में हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो और गवर्नमेंट की कोशिश क्या है इसमें, क्यों? क्योंकि वो एक इजी विन है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर उनसे टाई अप करना है, हमारे पास अभी भी टेक्नोलॉजी, एआई ड्रिवन कैपेबिलिटी और स्किल्ड मैन पावर, इसकी कमी है। मगर सर्विसेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज सब आईटी सेक्टर के लिए तैयार लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी एक स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर प्ले कर रहे हैं, मगर ये बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग की ओर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। और इनिशियली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में वो कंट्रीज भी नेचुरली हमारे सर्विसेज का स्ट्रेंथ को अपने हाथ में हासिल करने की कोशिश कर रही है, और चलता है। इस वक्त में जब यूएस ट्रेड डील नहीं साइन कर रही है, तो यहाँ पर ये सब चीज एज ए डिफेंस बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ये सही है। और नेचुरली सर्विसेज सेगमेंट में आईटी का इंडिया का पूरे यूरोपियन कोई भी देश है, वो इंडिया की आईटी में अपना महत्वपूर्ण वो समझते हैं, मानते हैं, और इसीलिए उसके लिए दरवाजा भी खोलने के लिए तैयार। दलजीत सिंह सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं लक्ष्मण जी, काफी सुब्रमण्यम सर ने बहुत अच्छे से समझाया है आपको कि इसमें क्यों करना चाहिए। बट जैसा हमारा कहना है, एक तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो सर की जो थीसिस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि एफआईआईज वापस आएंगे। हाँ? अब वो जब आएंगे तब हम ये कॉल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये सब होप में है कि वो आएंगे। अब वो आएंगे तो है ही, ऑब्वियस है आएंगे, बट कब आएंगे वो जब आएंगे उसके ग्रीन शूट्स दिखेंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने जैसे बोला कि हमारा काम है रिलेटिव वैल्यूएशन के ऊपर पोर्टफोलियो में बेटर ऑल्टरनेट्स ढूंढना, राइट? क्योंकि आपको लिमिटेड अमाउंट में ही उसी अमाउंट में खेलना है और बेस्ट ऑल्टरनेट निकालना है। तो ऐसा कुछ हमको इंसेंटिव नहीं है कि हमें आईटी में रह करके ज्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलेगा और दूसरे सेक्टर में नहीं। तो हमें जिसमें ज्यादा अच्छा बेहतर ग्रोथ दिखाई देगा हम उस पर जाएंगे। हम ग्रोथ ओरिएंटेड ज्यादा है, तो हम लोग उसको ज्यादा ध्यान। ग्रोथ ओरिएंटेड ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपने बात यहाँ पे दलजीत जी एफआईज की बात आपने कही कि जब एफआईज आएंगे तब देखा जाएगा। एफआईज आएंगे तो उनके ग्रीन शूट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अरुण मल्होत्रा साहब, ये एफआईज का कोई इंडिकेशन तो दिख नहीं रहा है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें तो अगर उसके हिसाब से आना चाहेंगे वो तो सिचुएशन फेवरेबल है नहीं, हालांकि वैल्यूएशन हम लोग का फेवरेबल हो चुका है। अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की जो अनसर्टेनिटी है प्लस जो डॉलर रुपी मूवमेंट है, ये दोनों चीजें एफआईआईज को रेजिस्ट कर रहे हैं इंडिया आने के लिए। बट क्या ये फ्यूचर में चेंज होंगी? 100% होंगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज होगी। करेंसी भी अगर आप देखें तो 85 तक काफी टाइम स्टेबल था, और 85 से आज 90.86 आई थिंक था दिन में। काफी शार्प मूव आया लास्ट 2-3 मंथ्स में। आई थिंक मुझे लगता है इन द शॉर्ट रन 1-2 ईयर्स आई थिंक करेंसी यहीं पे रहना चाहिए और डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए। ये हमारा पर्सनल और हाउस का व्यू है। और प्राइमरीली अगर देखें तो इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। सो किसी भी बड़े फंड के लिए, इमर्जिंग मार्केट फंड के लिए
इंडिया को इग्नोर करना फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो जो फंडामेंटल ड्राइवर्स है इंडिया के, जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड है, इतने सारे यंग पॉपुलेशन है, सर्विसेज ग्रोथ है, आई थिंक उसको इग्नोर करना किसी भी इमर्जिंग मार्केट फंड के लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो वी विल सून सी देयर एंट्री। आई थिंक करेंसी एंड द जियोपॉलिटिकल, दीज टू थिंग्स नीड टू स्टेबलाइज। गौरांग शाह साहब, एफआईज को आने के लिए क्या अब जरूरी है? जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हुआ तो नहीं आएंगे? अब वो ढोल नगारा बजा के तो नहीं आएंगे ना, या फिर हमें यार आपको फोन करके तो नहीं आएंगे। वो जब आएंगे तब आएंगे लक्ष्मण जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए ये जो विचारधारा है ना, ये मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि है। आप देखिए, पहले तो वो कब आएंगे पता नहीं चलेगा। दूसरा, वो कब खरीदारी करेंगे आईटी स्टॉक में या किसी भी क्षेत्र में, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कोई प्रचार नहीं करते लक्ष्मण। मैं सुनील जी से सहमत हूं। देखिए, आप रणनीति बनाइए, आप दूसरों की नकल मत कीजिए। आप अपनी विचारधारा, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, और जोखिम झेलने की क्षमता है तो आपका स्वागत है। शेयर बाजार में आकर के निवेश कीजिए, अच्छी सक्षम कंपनियों में, अपने जो भी आपको अभ्यास करना है, जो भी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत, और बाद में आप निवेश। मैं ये देखिए, वो आएंगे ना तो वो आते हैं तो कहते हैं, ना तो जाते हैं कहते हैं। वो तो हमको शाम को पता चल रहा है कि भाई हमारे गोरे मित्रों ने इतना का माल बेचा, इतने का माल बेचा। आएंगे तो शाम को पता चलता है कि इन्होंने इतना का खरीदा, इतने का खरीदा। कहाँ खरीदा, वो मेरे ख्याल से आपके पास उतने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए कि आपको ये सब जानकारी मिले कि उन्होंने कहां पर खरीदारी की है। बहरहाल, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, शायद भविष्य में भी कहता रहूंगा। देखिए, आईटी क्षेत्र मेरे ख्याल से आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप और हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको वास्तविकता में रहना है, अगर आपको जुड़े रहना है, तो मेरे ख्याल से पहले तो जिस तरीके के परिवर्तन आईटी क्षेत्र में हो रहे हैं, और एक अच्छी बात फिर से ये मेरी निजी राय है, चाइना और अमेरिका में जिस प्रकार से गति से एआई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, मूल्यांकन को लेकर के प्रश्न है, और शायद नतीजे डिलीवर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा करेक्शन वहां पर आ सकता है। ऐसी खबरें हमने पढ़ी है। हमारे यहाँ पर भारतीय कंपनी जो है आईटी की, वो कदम कदम एक एक कदम आगे ले रही है। वही मैंने कहा कि एक एक कदम आगे ले रही है, और फिर उसका नतीजा देख करके फिर आगे की रणनीति बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं वो लोग। तो चाहे गोरे आते हैं या नहीं आते हैं, मेरा मानना है कि अगर आप पहले से एक पोजीशन बना करके चलते हैं लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से एक कारगर रणनीति होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूर्ण रूप से आपका पोर्टफोलियो आईटी को ही समर्पित करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और ये भी एक मेरे ख्याल से अनुशासन और एक सिद्धांत है शेयर बाजार में जब भी आप निवेश करते हैं। लेकिन मैं दो चीज कहना चाहूंगा, एक तो वित्तीय क्षेत्र और दूसरा है आईटी। आपका पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा ये दोनों में होना चाहिए। पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा इसमें होना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से अपने सवाल को पूछूंगा सुनील सुब्रमण्यम साहब से, कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफिशियली कह रहे हैं कि यूएस के साथ तो ट्रेड डील बहुत जल्द हो जाएगी, डेडलाइन नहीं देना चाहते हैं। ईरान पे हमला करने की बात चल रही थी, अब जो संकेत मिल रहे हैं कि हमला नहीं करेंगे, जी बातचीत से वहाँ पर निपटा लिया जाएगा। तो ये सारे जो अभी के संकेत हैं, वो अभी भी डरा रहा है बाजार को, या फिर लग रहा है कि नहीं सिचुएशन कंट्रोल में रहेगा, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे लोग? नहीं, देखिए, स्पेशली इंडियन बाजार के लिए एफआईएस की बिकवाली जो हो रही है, उतना ज्यादा मैं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि उनको इंडिया स्पेसिफिक जो बात है, दो तीन है। एक है कि ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन नहीं हो रही है, क्योंकि 40% एफआईआई, अगर देश का हम स्प्लिट करें, इंडिया में जो एफआईआई पैसा आता है उसमें 40% अमेरिका से आता है। तो नेचुरली एक अमेरिकन फंड को या अमेरिकन फंड मैनेजर को वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील का एक उसका महत्वपूर्ण ज्यादा होता है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, नंबर 1। नंबर 2 फैक्टर क्या है कि इंडिया की वैल्यूएशंस, अभी मेरे मित्रों कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो ग्रोथ स्टोरी ऑलरेडी इनके दाम में है। कभी सभी सेक्टर्स के ज्यादातर आउटलुक ग्रोथ स्टोरी का आज वैल्यूएशन में है। तो इंडिया से जो एफआईएस पहले खरीदारी करते थे प्रायर टू सितंबर 2024, वो इस उम्मीद में कि हमारी देश चीन की तरह एक दशक के लिए 10% से ज्यादा जीडीपी में बढ़ेगी,
आने वाले दिन में। मगर ये ट्रेड डील और ट्रम्प रिलेटेड मैटर्स के कारण वो एक 8 to 10% का जो छलान एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो वो इसके लिए उनके जो इसमें पी रेशो नहीं, पी ग्रोथ का एक रेशो होता है, पीजी, उस हिसाब से इंडिया को रीजनेबल वैल्यूएशन मानकर वो निवेश कर रहे थे। वो टूट गई है थोड़ी बिकॉज ऑफ द ट्रेड डील, बिकॉज लास्ट ईयर हमने सडनली स्लो डाउन किया था। तो वैल्यूएशन से वापस होना, ग्रोथ की वापसी से, इंडियन मार्केट में करेक्शन तो नहीं होने वाला है बिकॉज डीआईएस का सपोर्ट इतना मजबूत है। तो ग्रोथ, अभी जो ग्रोथ पाथ हम आईटी के बारे में बात करें, बाकी क्षेत्र में भी एक ग्रोथ की अपटिक, जीएसटी का जो कट हुआ उसका इंप्लीमेंटेशन होकर ईपीएस ग्रोथ में दिख रहा है, वो एविडेंस उनको चाहिए तभी आएंगे। और तीसरी बात जो आई थिंक गौरव साहब ने कही थी वो है करेंसी की आउटलुक, यानी करनी, आई थिंक मिस मल्होत्रा साहब ने कही थी कि करेंसी का इस साल जो भयंकर डिप्रिसिएशन हुआ वो एफआईएस ही कारण थे। मगर एफआईएस जिसने पहले इंडिया को रिडीम कर दिया उनको बहुत लाभ हुआ बिकॉज दे अवॉइडेड द करेंसी लॉस। अब यहां से करेंसी की आउटलुक, उनको एक स्टेबल करेंसी का आउटलुक की जरूरत है। और वो कब और कैसे होगी? तेल का दाम को स्टेडी रहना चाहिए क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं उसको। और सेकंड है कि ये टैरिफ की सुलझाव, क्योंकि आरबीआई ने भी इस करेंसी को डिवैल्यू होने दिया क्योंकि 50% टैरिफ के अगेंस्ट वो एक डिफेंस था। अब ये ट्रेड डील साइन होती है, वापस ट्रेड डील पे आ रहा हूं, तो नेचुरली वो जरूरत नहीं होगी कि एक डिवैल्यूएशन रूपी का होना है, क्योंकि अब ये कॉम्पिटिटिवली हमारे बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे कॉम्पिटिंग थे के साथ हमें हमारा करेंसी डिवैल्यू करना पड़ रहा है। तो ये तीन चीज है जो एफआईएस के मन में है। तो इसमें मैंने, अब देखिए, जियोपॉलिटिक्स का मैंने नाम ही नहीं लिया क्योंकि जो ईरान के साथ हुआ है, ये हो रहा है, उसमें से जो पैसा इमर्जिंग मार्केट में नहीं जा रहा है, समझे, जियोपॉलिटिक्स, वो इंडिया एज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दैट। तो इंडिया स्पेसिफिक जो इमर्जिंग मार्केट के फंड के अंदर ही हमारा अलोकेशन नहीं मिल रहा है आज। जो 17% हमारा एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शेयर है, उस हिसाब से एक्टिव फंड मैनेजर्स 14% ही डाल रहे हैं, 3% अंडरवेट है आज। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इतना जियोपॉलिटिक्स का काम नहीं है जितना इंडिया स्पेसिफिक ये 3-4 इश्यूज है। लेकिन ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने, जियो पॉलिटिक्स का नाम नहीं लिया, लेकिन जो नाम लिया उससे मेरे मन में सवाल उठा। दलजीत सिंह कोहली साहब इसका जवाब दीजिएगा कि इंडिया स्पेसिफिक जो 3 प्रॉब्लम की बात सुनील सर ने की, इसमें से ये तीनों प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाए ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है आप सो के उठें, ट्रम्प साहब प्लेट लेके खड़े हो जाएं कि ये देखिए जी ये डील हो गई इंडिया के साथ। तो जो लोग शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए जो है पैसा लगाना चाहते हैं, वो इन तीनों फैक्टर को हटने का इंतजार ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना गिरना था इससे बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी जब तक कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तो उसकी संभावना भी कम है, जो इनकी बातों से लग रहा था सुनील साहब के। लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे हम इंतजार करते रहेंगे तो पता नहीं वो कब समय आएगा। तो ये वैल्यूएशन, कब समय निकल जाएगा। हाँ, समय निकल जाएगा। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वैल्यूएशन का पॉइंट है। तो वैल्यूएशन में हमें समझना चाहिए कि जो हमारा फ्रॉथ था, वो बहुत बड़ा फ्रॉथ जो है भी निकल चुका है। तो पिछले 1-1.5 साल की जो करेक्शन हुई है, वो काफी बड़ा फ्रॉथ निकल चुका है। हम हमेशा रिलेटिवली दूसरी कंट्रीज से, इमर्जिंग मार्केट्स में हमेशा महंगे रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स है वो काफी बेहतर है। तो अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो केवल इंडिया और यूएस 2 कंट्री ऐसी हैं जहां पर मोर देन 50% ऑफ देयर इन टॉप कंपनीज अर्न 20% ऑफ आरओई। तो बाकी अगर ये डेटा चेक करेंगे तो बाकी जो रिलेटिव कंट्रीज हैं उनका आरओई काफी कम है। तो दैट मीन्स आवर क्वालिटी ऑफ अर्निंग इज मच बेटर। इसके लिए वी डिजर्व दैट प्रीमियम। हाँ, वो थोड़ा प्रीमियम ओवर हो गया था पिछले, जब बहुत तेज रैली चल रही थी 24 वगैरह में, तो वो काफी करेक्शन हो गया है। प्लस हमारा जो रिलेटिव टू अदर जैसे चाइना या और इमर्जिंग मार्केट से जो प्रीमियम बढ़ गया था एमएससीआई में, वो भी काफी अभी रीजनेबल लेवल पे आ गया है। तो आई थिंक ये जो वैल्यूएशन फटीग है ये काफी हम क्लोज आ गया है खत्म होने के। अभी सिर्फ आई थिंक जो एक ट्रिगर पॉइंट है वो सेंटिमेंट जो है वो हावी है, और ये जो ट्रेड डील को जो इतना बड़ा इश्यू बना के रखा है, तो एक्चुअली वो फंडामेंटली शायद इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा उसका न्यूज फ्लो और हेडलाइंस में ज्यादा रहता है। तो उसकी वजह से जो आपका माइंड सेट है, माइंड शेयर जो है वो ज्यादा उस पर जाता है। तो वो मुझे लगता है कि किसी भी एक छोटी सी ट्रिगर पॉइंट, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव न्यूज से ये सब चेंज हो सकता है। वी आर वेरी कंफर्टेबल नाउ ऑन वैल्यूएशन। ग्रोथ भी अभी अगर आप देखें
तो Q2 से नंबर्स में भी ग्रोथ दिखना शुरू हो गई है। Q2, Q3 और 4 में हमारा अनुमान है कि काफ़ी बेटर होगा। तो ये जो डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी थी ईपीएस डाउन ट्रेंड करने की, वो भी अभी शायद कम हो जाएगी और खत्म भी हो सकती है। मुझे लगता है Q4 तक आते-आते हम लोग वापस ईपीएस अपग्रेड करने की शुरू करेंगे। तो थिंग्स आर टर्निंग इन आवर फेवर और ये सब एफआईज इसको नोट करके ही आएंगे। आई थिंक वो जियोपॉलिटिक्स और वो सब हेडलाइन की बातें हैं, बट नंबर्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड वो आएंगे। बट हाँ, उसको टाइम करना बहुत मुश्किल। दरअसल एक बात जो आपने कही ना अरुण, आपने कोहली साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट था और ये मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा बना हुआ है कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है जी, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अब लगता होगा ही नहीं। अगर ट्रेड डील नहीं होता तो मैक्सिमम कितना नुकसान हम लोग को होगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट यूएस को हो रहा था, ट्रेड डील नहीं होने के ऐलान के बाद से या फिर 50% ड्यूटी लगने के बाद से अचानक से डिप हुआ, फिर धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया। दूसरे देशों में जो एफटीए होंगे तो हमारा मार्केट, एक दूसरा मार्केट बड़ा यहाँ पे मिल रहा है। तो ट्रेड डील को लेके वाकई क्वांटिफाई करके कितना नुकसानदेह है, ये कितना संभव है अरुण मल्होत्रा साहब? आई थिंक ट्रेड डील एक सेंटीमेंट ज्यादा इम्पैक्ट करती है, नंबर्स कम इम्पैक्ट करती है। बट मेरा ये मानना है कि नंबर्स भी कहीं 20, 30, 20, 30 बिप्स जीडीपी पे इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी चीज ये है कि कई कई सेक्टर्स में, स्पेशली टेक्सटाइल में अगर आप देखें तो जिनका काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, काफी यूएस ओरिएंटेड था, लास्ट ईयर 50-60% बिजनेस डाउन था। और अगर ये डील मार्च अप्रैल तक नहीं हुई तो इस साल का जो फेस्टिव सीजन है, जो थैंक्स गिविंग है, जो ईयरली हॉलिडे सीजन सेल होती है, उसकी बुकिंग्स नॉर्मली मार्च अप्रैल तक हो जाती है, वो भी नहीं होंगी। तो 2 साल अगर वो सेक्टर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एसएमईज हैं जो केटर कर रहे थे इस मार्केट को, उनमें डेफिनेटली फाइनेंशियल इंपैक्ट होंगे। ओवरऑल अगर आप देखें इट्स मोर ऑफ सेंटीमेंट, बट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। दूसरा मैं एक और पॉइंट कहना चाहता हूं, जो हमने अभी पहले जिक्र किया मार्केट का। आई थिंक एक मे बी 12-18 महीने पहले क्या हो रहा था, ग्रोथ नॉर्मल थी, मल्टीपल्स एलिवेटेड थे। अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल्स नॉर्मल हो गए हैं, ग्रोथ एलिवेटेड है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर, बट आपको नेक्स्ट क्वार्टर आपको काफी अच्छा दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और यहां से मार्केट चलनी चाहिए। प्रॉब्ली अभी बजट का नैरेटिव भी आना शुरू हो जाएगा कि बजट से एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलाइजेशंस। सो मुझे लगता है बजट करते हुए वहां पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम आपको दिखेगा। हालांकि इसमें मैं देख रहा था डेटा अरुण मल्होत्रा साहब, कि जैसा कि आपने टेक्सटाइल की बात करी, तो इंडिया जो टोटल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, टोटल इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जो टेक्सटाइल का पार्ट है वो मुश्किल से 5 से 6% है। हाँ, जो सिर्फ टेक्सटाइल की बात करूँ तो यूएस की हिस्सेदारी यहाँ पे 28 से 29% दिख रही होती है। अब पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा, 50% टैरिफ लगने के बाद भी धीरे धीरे फिर से वापस कुछ मार्केट में रिवाइव कर रहा है। तो ये जो टोटल एक्सपोर्ट का 5-6% हमारा है टेक्सटाइल, मान लिया आधा भी होता है तो हम दूसरे मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसा कि यू है वहाँ कर सकते हैं, डिमांड मोर लेस सेम क्वालिटी की रहती है। तो पता नहीं इसको हम लोग को अलग से कभी चर्चा करनी होगी कि मान लिया डील नहीं हो तो कितना नुकसान होगा नंबर टर्म्स में, कितना नुकसान होगा पैसे के टर्म में। क्योंकि शुरू में लोगों ने कहा 2% जीडीपी का जाएगा, आधा % जाएगा, लेकिन जीडीपी अपनी रफ्तार से चले ही जा रहा है। तो इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे गौरांग शाह साहब? यही वजह है कि आपने जो बताया कि 7 विकसित देशों के साथ हमारे भारत देश ने या तो बायलैटरल बीटीए या एफटीए साइन किया, और कहीं ना कहीं मैं तो थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प साहब ने हमें जगाया है कि जिस प्रकार से हमारे देश की निर्भरता थी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है आयात निर्यात का वहां पर वो नहीं रखना चाहिए, या फिर आपको ट्रेड डील नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ट्रेड डील बराबरी की होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के नहीं होनी चाहिए। और ये जो जागरूकता आई है सरकार ने 7 देशों के साथ, मतलब ईयू के साथ, मेरे ख्याल से बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी है। जल्द तारीख पर मेरे ख्याल से इसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये अगर रीबैलेंसिंग हो जाता है तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा जोखिम जो है वो एकदम से तो कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, जो भी परिस्थिति ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच में। और यही कारण है कि हम यहाँ से थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज में मेरे ख्याल से 3 या 4 के साथ तो मेरे ख्याल से हस्ताक्षर हो चुके हैं। पूरे यूरोपियन के साथ तो
मेरे ख्याल से अब बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये एक सकारात्मक बात है और मेरे ख्याल से 3-4 कंट्री ये के साथ हुआ जिसको एफ्टा कहते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड वगैरह उनके साथ हो गए हैं। बाकी की जो 27 कंट्री उनके साथ ये 27 जनवरी को होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 26 को उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं ये 26 जनवरी परेड के चीफ गेस्ट बन के। तो ये अपने आप पे बड़ा, चूँकि इसको मैं देख रहा था कि इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। 27 देश मिल करके अपना मार्केट यहाँ पे खोलेंगे और टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, एक बड़ा मार्केट वहाँ पे जाएगा। सुनील सोनी सब कुछ ऐड करना चाहते हैं बात में मैं कह रहा था कि कल या परसों सेबी चेयरमैन ने भी बताया कि वॉरेन बुफे इंडिकेटर यानी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो एक तो 30% बढ़ गई है और वो वार्निंग सा बता रहे थे। तो वैल्यूएशन की बात उठाए तो वो मुझे याद आई कि हेडलाइन में था कि सेबी चेयरमैन सेज वैल्यूएशन इज एट थिंग एट 130% ऑफ जीडीपी। तो वही बात मैं रिमाइंड करना चाह रहा था कि कुछ इंडिकेटर से वो वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं दिख रहे, तो वो एक बात है। मगर दूसरी बात जो इस ट्रेड डील के बारे में मैं कहना चाहता था कि देखिए अरुण जी, आ रहा हूँ आपके पास में। हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है यूएस टैरिफ के ना होने से, राइट? मगर ग्रोथ का पार्ट क्या है ना, क्या कम टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इन्हीं चीजों के ऊपर हम एक 10% जीडीपी ग्रोथ कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ पे था मार्केट शेयर, वो गुम हो रहा है, तो उसको डिफेंस हमने यूरोप और अदर कंट्री से करा है। मगर रियली देखें, यूएस इज 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी और एक देश जो उसका 90,000 है पर कैपिटा इनकम, तो पोटेंशियल उधर है बाकी चीजों को एक्सपोर्ट करने की, वो हम खो रहे हैं। ट्रेड डील डजंट हैपन। तो ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात है, नॉट अबाउट एग्जिस्टिंग डिफेंस हम अच्छी तरह कर रहे हैं। जैसे गौरव साहब ने कहा, बिल्कुल हम डिफेंस अच्छा करें, इतने जीडीपी को हमने गिरने नहीं दिया। मगर जो पोटेंशियल टू रीच डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ है, वो खाली इस नहीं होगा मेरे ख्याल में। उसमें डेफिनेटली नई टेरिटरीज फॉर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ढूंढकर एक्सपोर्ट करना चाहिए। जो यूएस होता तो आसान होता, यूएस नहीं है तो और मुश्किल होगा और वक्त लगेगी। हाँ, लेकिन आपने सही कहा कि इसको एक अवसर के तौर पे हम लोगों ने देखा। अब बहुत सारी चीज़ों को ऐसे किया जिसको करने में साल लग जाते हैं, वो महीने में करके हम लोगों ने यहाँ पे तैयार। अरुण मल्होत्रा साहब को जोड़ना चाहता अरुण जी, फिर दूसरे मुद्दे पे चलेंगे हम लोग। लक्ष्मण जी, एक पॉइंट और कहना चाहूंगा जो सुनील जी ने कहा उसके एक्सटेंड करूंगा कि यूएस इज अ बिग मार्केट, $31 ट्रिलियन की मार्केट जीडीपी है। कुछ हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट भी होता है। अगर हमारा यहाँ पर कोई ऑटो पार्ट हमने जर्मनी भेजा और जर्मनी से वहां कार बन के यूएस गई, तो वो भी हमारा इम्पैक्ट होगा। इसलिए हम ये कहें कि इससे नंबर्स इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मैं उस बात पे नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि यूएस से ट्रेड डील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट इफ इंडिया हैज टू ग्रो गोइंग फॉरवर्ड। नहीं, इसमें आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मतलब हम लोगों का ये मकसद नहीं कि यूएस के साथ नहीं भी रहेंगे कारोबारी रिश्ता, तो हमारे काम चलते रहेंगे। दरअसल आपने कहा कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। इतना ही नहीं, जब तक रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं, ट्रेड डील नहीं होती है, तो हमारे यहाँ जो ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में यूएस के इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनियाँ पैसा लगाना चाहती हैं, वो सब भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के या फिर कहते हैं वेट एंड वॉच में रहती हैं कि पता नहीं क्या माहौल रहेगा, पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो वो सारी चीज़ें भी प्रभावित हो रही होती हैं। यूएस डेफिनेटली बड़ा मार्केट। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप शायद बताया नहीं, वो है कि हमारे एक्सपोर्टर जब वहाँ भेजते हैं यूएस ना, तो उनका मार्जिन बहुत मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा कि भाई यूएस नहीं भेज दो, आप कहीं और भेज दो, देश में बेच लो, कपड़ा तो बिक ही जाएगा। बोला कि नहीं, हम एक प्रोडक्ट बेचेंगे दूसरे देश में, उस पर जितना मार्जिन होगा उससे कई गुना ज़्यादा मार्जिन हमको यूएस से मिल जाता है। इसीलिए यूएस को लेकर बड़ा उत्साहित रहते हैं एक्सपोर्टर। ये एक मामला है। एक और मुद्दा है, वो है कि आईटी पे बातचीत करते करते और चूंकि यूएस पे हम लोग आ गए, लेकिन इस बीच बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपको डेटा सेंटर में। इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइनअप है यहाँ पे। इस बीच हम देख रहे हैं कि यूएस ने चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरे देशों के साथ करार करना शुरू कर दिया है। तो ये सब इस पूरे सेगमेंट को कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अभी बैंकों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। इसको कैसे देखा जाए, इस सारे मुद्दे को लेकर के आऊँगा आपके पास। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा। देव का फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के रुख के ऊपर और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा सुनील साहब आपसे फिर से कि ये जो दो फैक्टर है, एक मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनियाँ डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ऐलान कर चुकी हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि यूएस चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान के साथ अभी करार भी किया है।
तो इन सारे चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर एक दूसरा सेक्टर हो गया लेकिन उससे जुड़ा हुआ सेक्टर ये है? तो ये है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ जो H1B वीजा के ऊपर ट्रम्प ने 100,000 का फी लगाया। तो अमेरिकन, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि H1B का इम्पैक्ट इतना इंडियन आईटी के ऊपर नहीं था जितना कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, वो वाली कंपनीज यहाँ पे आउटसोर्स कर रही थी उसके ऊपर था। अब वो लोग डेटा सेंटर की बात पहले थोड़ा इधर थोड़ा अमेरिका में करते थे थ्रू H1B वीजा, जो कि 80% ऑफ H1B वीजा ये कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। अब ये $100,000 फी लग गया तो उन्होंने भी अपना सोच बदलकर उस वर्क को यहाँ आउटसोर्स कर रहे हैं। और ये आउटसोर्स करने का दूसरा कारण ये है कि इंडिया का डेटा सेंटर कॉस्ट 38 टाइम्स चीपर देन अमेरिकन डेटा कॉस्ट, थैंक्स टू जियो एंड भारती एयरटेल। यहाँ पर जो पर रुपी कॉस्ट ऑफ डेटा होता है ना, पर जीबी कॉस्ट, इंडिया का अमेरिका का 38 टाइम्स मोर कॉस्टली देन इंडिया है। तो उनको यहाँ पे वो काम करने में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी फायदा होता है। अब ये होती है तीसरी बात है कि ये डेटा सेंटर भी कुछ इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस ने भी अनाउंस किया था पार्टनरशिप में कर रही है। तो इंडियन आईटी कंपनीज की पार्टनरशिप में ही है यहाँ हो रहा है। तो ये एक एडिशनल लाइन है जो, और नेचुरली इसमें एआई के लिए जो काम होता है बैकग्राउंड, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण तो होता। तो इसका बेनिफिट अगर देखेंगे डायरेक्टली, मुझे लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर पे लगेगा, क्योंकि इसके कारण जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ेगी लीज में लेकर, वहां पे कॉर्पोरेट रियल्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इसलिए मेरे लिए रियल्टी इस साल का डार्क हॉर्स है, क्योंकि रियल्टी के बारे में और भी दो पॉजिटिव जो है वो एक है कि रिटेल, अदर हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो लास्ट ईयर कुछ शुरुआत नहीं हुई थी, लास्ट और ईयर बिफोर, जीएसटी रेट कट्स का इंपैक्ट वहां पर पूरा इस साल दिखेगा। और सेकेंड हाफ में ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लॉन्च और उसकी पिकअप, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा 20 साल के लोन में ही आपको ईएमआई का बेनिफिट दिखेगा। और तीसरी और फाइनल पॉइंट जो रियल एस्टेट के बारे में है, ये रिसेंट जो रेगुलेशन आई कि रीट्स को इक्विटी का टैक्सेशन दिलवा गया। तो इसके कारण अभी क्या है कि एंटायर म्यूचुअल फंड की इक्विटी में एक हिस्सा 1%, 2% जो भी है, 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, वो अब रीट्स को इक्विटी टैक्सेशन के जरिए फाइनेंसिंग आएगी। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विच विल बी मच लोअर कॉस्ट कि वो 20-30% पे मार्केट में जाके बोरो करते हैं अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, उनको एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जरिए एक फाइनेंसिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मेरा डेटा सेंटर से लेना है कि एक्चुअली ये रियल्टी के लिए एक पॉजिटिव है। और इस साल में लास्ट ईयर का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था रियल्टी, तो शायद इस साल वो उतना वर्स्ट परफॉर्मिंग नहीं रहेगा, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी रियल्टी में। गौरांग शाह साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी मेरे ख्याल से बैंगलोर में बहुत बड़े कदम उठाए हैं यहाँ पर। और जिस प्रकार से, और मैं सुनील भाई की बात से बहुत सहमत हूँ कि एक सीधा सीधा सकारात्मक सा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर आएगा। वो निर्भर करेगा कौन सी कंपनी इस प्रकार के कमर्शियल्स में जाती हैं और जाकर के एक बड़ी बड़ी एसेट्स बोलते हैं। मैं ये एक तो ये रियल एस्टेट सेक्टर होगा और दूसरा होगा ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि जब आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोलते हैं तो जाहिर है आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी और उस कमर्शियल बिल्डिंग में आपको बाकी अन्य चीजों के साथ साथ एक बहुत अहम चीज होती है ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं ये मानता हूं कि पावर कंपनीज भी इसमें काफी कुछ, और पावर को लेकर के, ऊर्जा उत्पादन को लेकर के सरकार ने जिस प्रकार से आने वाले 3 से 5 साल में रणनीति बनाई है, बहुत सकारात्मक असर ऊर्जा उत्पादन में आएगा। और अगर आप ये आकांक्षा रखते हैं लक्ष्मण जी के भारत नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, भारत आगे जाकर के 3-5 साल में सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता वाला देश बने, तो ऋण और ऊर्जा, ये दोनों के बगैर ये दोनों आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। और जीसीसी को लेकर के तो मुझे लग रहा है कि न तो सिर्फ कर्नाटका, बाकी अन्य सारे राज्य हैं जो मेरे ख्याल से बहुत आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। और मैं ये जो पूरा डेटा सेंटर का जो बात चल रही है, मैं मानता हूं कि लिस्टेड एंटिटीज में भी ऑलरेडी है। मेरे ख्याल से एल&टी है, भारती एयरटेल है, कुछ नाम है जहां पर ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात आई थी मेरे ख्याल से डेटा सेंटर्स को लेकर के। काफी सारी लिस्टेड दिग्गज कंपनियां जो इसमें ऑलरेडी पहले से हैं, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन है।
बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखेगा। एक मुद्दा इससे आगे हट के चलें, चूँकि शो का समय थोड़ा सा कम बच रहा है, कि जो शेयर बाज़ार में हम लोग आईटी पे बात कर लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उस पर बातचीत कर ली, लोग पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं सरकारी बैंकों को लेकर के। इस उथल पुथल के बीच सरकारी बैंक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सरकारी बैंक को कैसे देखा जाए कोहली साहब? लक्ष्मण जी, बहुत पॉजिटिव व्यू है। सरकारी बैंकों ने बहुत अच्छे से अपना, ये जो आप देखिए कि रेट कट होने के बावजूद इतना मार्जिन्स को मेंटेन किया है और जो एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया है, दोनों काम पे बहुत अच्छे से बहुत खरे उतरे हैं। इन्होंने बहुत कैलिब्रेटेड ढंग से अपने रेट्स को पास ऑन किया और उसकी वजह से मार्जिन्स को मेंटेन किया। दूसरी तरफ अपने एसेट क्वालिटी को ध्यान रखा। उसमें काफ़ी बड़ा योगदान आरबीआई का भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से आगाह कर दिया था, तो जो बैंक के मैनेजमेंट ने पहले से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हमें देख रहा है कि अभी एसेट क्वालिटी भी बेटर है, निम्स भी मेंटेन्ड है और कॉस्ट टू इनकम जो रेशो जो इम्पोर्टेंट है बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसको भी इन लोगों ने मैनेज किया है। तो आई थिंक पीएसयू बैंक्स सबने अच्छा काम किया। अभी थोड़ा उनका ग्रोथ कम है बिकॉज हमारे कॉर्पोरेट्स अभी भी कम बोरो कर रहे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा केपेक्स साइकिल चालू नहीं हुई है। तो जो अभी क्रेडिट साइकिल की जो हम लोगों को उम्मीद है कि 12 से 14% ग्रोथ आना चाहिए, तो उसमें अभी ये काफ़ी लैग कर रहे हैं, 6-7% से पे ही आए हैं अभी तक। तो उम्मीद है कि अगले 2 क्वार्टर में वो भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। कंजम्पशन लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से जीएसटी ने उसको बहुत बड़ा सपोर्ट किया। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे उसका जो बेनिफिट है इस क्वार्टर में तो मिला है, आगे वो मोमेंटम अभी भी जारी है। व्हीकल फाइनेंसिंग, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो आई थिंक ये सारे सब सेगमेंट जो है वो बैंकिंग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स उसमें बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू देयर आरओई एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर उसका कंपैरिजन देखेंगे तो पीएसयू बैंक उसमें खरे उतर रहे हैं। बट ओवरऑल बीएफएसआई पूरा सेक्टर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम एनबीएफसी पे भी हमारा काफ़ी बड़ा रुझान है। इवन उसमें देखें तो गोल्ड लोन का जो जिस तरीके का ग्रोथ दिख रहा है, वैल्यू वाइज भी एंड वॉल्यूम वाइज भी, दोनों में काफ़ी बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। तो व्हीकल फाइनेंसर, गोल्ड फाइनेंसर्स एंड पीएसयू बैंक ऑल आर वी आर वेरी पॉजिटिव। हालांकि इसमें एक चीज़ है कि बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंक तो हैं ही, लेकिन जो मझोले बैंक हैं उसमें अच्छा खासा, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट ही क्यों ना हो, वहाँ पे अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। अरुण मल्होत्रा साहब, इसको कैसे रीड करते हैं आप? जैसे प्रदीप जी ने कहा कि पूरा बीएफएसआई सेक्टर अच्छा लग रहा है, ग्रोथ है। नॉर्मली ये सेक्टर एनपीए से घबराता है। जब एनपीए साइकिल ऊपर चढ़ रही होती है तो बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं करता। अभी पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर डीलीवरेज्ड है, प्रोमोटर्स डीलेवरेज्ड हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इंडिया 8% पे 7% पे ग्रो करेगा, तो बैंकिंग सेक्टर इज द बेस्ट प्रॉक्सी टू प्ले ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ से मुझे लगता है 8, 12, 13, 15% का ग्रोथ कहीं नहीं दिखा। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं बैंक की, पीएसयू बैंक की। आई थिंक जब से इनका मर्जर हुआ है 17, 18, 19 में, उसके बाद बहुत ही कम डिस्टिंक्शन रह गया है पीएसयू बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोस्ट ऑफ देम हैव रेज्ड इक्विटी इन द पास्ट, बट नाउ दे आर 12%, 13%, 15% की आरओई दिखा रही है, जो पास्ट में भी दिखाती थी। तो मुझे लगता है कि पूरा बीएफएसआई अच्छा करेगा और जिन बैंक्स की 12, 13, 14% है आरओई है, वो मुझे लगता है यहाँ से इंक्रीज और करेगी। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन क्या प्राइवेट जो कह सकते हैं बोरोवर हैं, बड़े बोरोवर हैं, उनका कॉन्फिडेंस अब सरकारी बैंकों की तरफ आएगा क्या, सुनील सोडन साहब? देखिए, आप कॉर्पोरेट बोरोवर्स की कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ऑलवेज पीएसयू के साथ था, क्योंकि पीएसयू की तरह बिग टिकट लेंडिंग कोई नहीं करता था प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, एचडीएफसी ने आईसीआईसीआई का थोड़ा, एक आईसीआईसीआई लिमिटेड के कारण थोड़ी कॉर्पोरेट लेंडिंग में एक्सपोजर थी, मगर एचडीएफसी जैसे न्यू एज जो बैंक्स हैं वो ज्यादातर बिग टिकट लोन्स नहीं देते, वो स्प्रेड करती है रिटेल में, ऐसे ही करते, वो ज्यादा नहीं। और स्पेशली अपने लार्ज टिकट बोरोस की, मगर इवन एसएमई और एमएसएमई
इसमें भी प्राइवेट सेक्टर बैंक बिल्कुल उसको छूते नहीं है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे को याद है कि बजाज फाइनेंस ने कुछ क्वार्टर्स के पहले बताया कि बहुत एनपीए बढ़ गए उधर, क्योंकि इसका तो एक्सपीरियंस है पूरा पीएसयूज के पास ही है कि कैसे लेंड किया जाए टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग में मेरे ख्याल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और वैसा ही रहेगा, क्योंकि उतना एक जिगर उनको एक 10,000 20,000 करोड़ लोन देने की वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ही है। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के पास ये एक चीज़ और है जो मुझे लगता है कि अभी से शायद इन्वेस्टर भांप लिए हों कि सरकार जो कह रही थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में एफडीआई की सीमा हम बढ़ा सकते हैं, तो वो अभी तक आधिकारिक तौर पर आया नहीं, लेकिन इस बात की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ये न लोग मान के चल रहे हो कि बजट में शायद इसका ऐलान हो जाए, और अगर एक बार एफडीआई की सीमा बढ़ जाएगी तो प्राइवेट सरकारी बैंक तो काफ़ी बिल्कुल उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। गौरांग शाह साहब। बिल्कुल। और दो चीज कहना चाहूंगा। देखिए, भारत में पिछले साल 1.25% की कटौती हुई ब्याज दरों में, और ये सिलसिला मेरे ख्याल से इस साल नहीं मगर ये नए वित्तीय वर्ष से शायद अप्रैल से हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत और ब्याज दरों में कटौती हो, अगर परिस्थिति सामान्य नहीं। कंसोलिडेशन जो अभी बात हो रही थी, मल्होत्रा साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से आगे जाकर के भी पिछले साल कुछ टिप्पणियां मैंने सुनी थी कि और 3 या 4 सरकारी छोटी बैंक है जिनकी बैलेंस शीट की हालत इतनी दुरुस्त नहीं है, कमजोर है, जिनका विलय होगा। और आखिरकार मंशा सरकार की यह है कि केवल मात्र 4 या 6 बड़ी सरकारी बैंक लिस्टेड रहे। एक समय था लक्ष्मण जी, आपको याद होगा, मेरे ख्याल से करीबन 28 से ज्यादा सरकारी बैंकें लिस्टेड। अब धीरे धीरे करके उसको समेटा गया है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के द्वारा, और कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि आपको, जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया था, कि वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए, और जो अंतर था निजी क्षेत्र बैंक में और सरकारी बैंकों में वो अब बहुत कम हो गया है। आगे जाकर के ये और भी कम होगा, और उसका कारण होगा बहुत ही सकारात्मक नतीजे। तो ये जो है वित्तीय क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए। जो शो का समय अब खत्म हो रहा है, तो एक छोटा सा कमेंट आप लोगों से लेना चाहूँगा मेटल सेक्टर को लेकर के। मेटल सेक्टर पे जो उथल पुथल चल रहा है पिछले कुछ महीनों से या फिर पिछले कुछ हफ्तों में, तो इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप लोग? इसको कितना अपना रहे हैं, या फिर इससे अब लगता है कि अब इस लेवल पर थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए? शुरुआत अरुण मल्होत्रा साहब से। इस तरीके से मेटल्स में राइज आया है, सिल्वर में, गोल्ड में और स्टॉक्स में, आई थिंक थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है। कहाँ तक आगे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली मेटल्स क्या होता है कि जब मेटल प्राइसेस ऊपर होते हैं तो बहुत सारी माइंस जो कि वर्केबल नहीं होती हैं, जिसके कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, वो भी चालू हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसी सप्लाई रिस्ट्रेंट बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सप्लाई बढ़ जाएगा, और मुझे लगता है फिर जो फॉल आएगा वो काफी शार्प होगा। तो अगर पोर्टफोलियो में पहले लिया हुआ है तो व्हाट वी वुड कैन सजेस्ट इज थोड़ा थोड़ा कॉशन के साथ चलना चाहिए आगे। और इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, खासतौर से सुनील सुवर्णम साहब, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा केबल वाली कंपनियां हो, वायर वाली कंपनियां हो, जहां पे रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जाहिर तौर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और तो उनसे क्या एक आध क्वार्टर, अगले 2 क्वार्टर बच के रहना चाहिए? नहीं, देखिए ये बहुत हाई रिस्क सेगमेंट है। किसी हालत पे 10 से 15% से ज्यादा आपका एक्सपोजर इन सेक्टर से नहीं रहना चाहिए। ये ग्लोबल सिक्लिकल है जिसका हमका ना कंट्रोल है ना प्रेडिक्टेबिलिटी है। लोग कह रहे हैं कि सुपर साइकिल बन रहा है मेटल्स और कमोडिटीज में, बट ये हमारी बस की बात नहीं है कि इसको पूरी तरह समझना, क्योंकि मेटल्स में प्रॉब्लम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई लोकल होता है, दाम लंदन मेटल एक्सचेंज या कॉमेक्स में फिक्स होता है। तो ये एक अनकंट्रोलेबल है। तो नेचुरली आपको लगेगा कि अरे इसकी दाम इतनी बढ़ रही है, मैंने हिस्सा नहीं लिया। तो मेरा मानना है 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में रखें। और दूसरी बात है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, आपको एक साथ लमसम नहीं डालने का। और दूसरा, डाइवर्सिफाई कीजिए बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स। जैसे आपने कहा, अगर इसमें दाम में बढ़त होती है तो यूजर्स के लिए बहुत हानिकारक होगा, मगर दाम गिरती है तो यूजर्स के लिए बेनिफिट होगा। तो आप दोनों में डाइवर्सिफाई करके 10 से 15% रखिए। एक आखिरी सवाल दलजीत सिंह कोहली साहब, चूंकि आप इक्विटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लोग आपके पास आते हैं तो कहते नहीं कि भाई अभी इक्विटी रहने दो, मेरे कुछ पैसे दे दो, मैं तो जा रहा हूँ गोल्ड खरीदने के लिए। नहीं लक्ष्मण जी, फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप वाला, वहां पर लोग समझ के आते हैं। अच्छा, गोल्ड को बीट कर रहे होते हैं आप लोग वहाँ पे? तो हाँ, लेकिन मैं एक सिर्फ मेटल्स पे ऐड कर रहा हूँ कि अभी हमें इतना
प्रेशियस मेटल को छोड़ देते हैं क्योंकि उस पे हमें ज्यादा व्यू नहीं है, बट फेरस और नॉन फेरस मेटल्स पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है और हमें ऐसा लगता है कि अभी इतना जल्दी घबराना नहीं चाहिए कि ये बढ़ गए हैं। हाँ, बढ़े हैं और अभी हमें लगता है कि बहुत स्ट्रक्चरल रीजंस हैं एल्यूमिनियम में, स्पेशली कॉपर में, जो ये अभी और यहाँ से भी काफी बढ़ने की संभावना है। तो इनसे रिलेटेड जो और अभी जो चॉइस होगी वो प्रोड्यूसर्स के साथ रहने की है, यूजर्स के साथ नहीं। चलिए, अभी- मेटल्स में हमेशा हाँ, बिल्कुल, अपोजिट अभी- खेलना है, तो अभी प्रोड्यूसर्स के साथ आपको रहना है और ये फेरस और नॉन फेरस दोनों में आपको अभी अच्छा स्कोप यहाँ से भी काफी बड़ा है और डिस्क्लोजर के हमारे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक्स हैं। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स और यूजर्स के बीच में आपको एक अंतर समझना होगा और अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी होगी। आप सही मेहमानों ने अपना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।